हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। सो आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आज की ये क्लास हमारी कंबाइंड क्लास है। दिस कंबाइंड क्लास इज फॉर CIB ऑल्सो एंड फॉर GIB ऑल्सो। सो JIB में ये क्लास हमारी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग को लेकर के है, और CIB में हमारी ये क्लास बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ के पेपर को लेकर के है। तो यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। NI एक्ट में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो हाउ डू वी डिफाइन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो दिस डेफिनेशन वी विल गेट इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर ये डेफिनेशन हमें मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है? किसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सो इट मे बी ए प्रोमिसरी नोट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी ए प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है। इट मे बी ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। इट मे बी ए चेक। ये चेक भी हो सकता है। सो जब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की, सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड इंक्लूड। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। प्रोमिसरी नोट हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं और चेक हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं सेक्शन 85 में, उसका सब सेक्शन है 85A, तो वहां पे हमें डिमांड ड्राफ्ट, उसका डेफिनेशन भी मिलेगा। सो डिमांड ड्राफ्ट, इसके जो डेफिनेशनल प्रोविजंस हैं दे आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85A। नो, ये जो हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, सो दे आर पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेरर। इनका जो पेमेंट है किसको करना है? इनका पेमेंट या तो ऑर्डर को किया जाएगा या बेरर को किया जाएगा। सो व्हाट इज दिस ऑर्डर और बेरर? ये ऑर्डर और बेरर क्या है? सो जब हम बात करते हैं किसी चेक की, तो लेट अस से ये हमारा चेक है और चेक के अंदर लिखा हुआ है पे टू जेड। तो बाद में हम लिखते हैं और ऑर्डर और बेरर। So when it is payable to order, that mean it will be paid to Z only. It will be paid to Z only. And when we say payable to bearer, it means it can be paid to any person who is holder of that instrument. So it can be paid to any person who is holder of that instrument, जो उस इंस्ट्रूमेंट का वो होल्डर होगा।
ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्रोविजन है सेक्शन 13 के, तो ये प्रोविजंस हैं। और यहाँ पे एक प्रोविजन का हम और ध्यान रखेंगे, सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट। तो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है जिसमें प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, they can be payable to order only. So ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनको पेबल टू बेरर नहीं बनाया जा सकता। So these cannot be payable to bearer. So ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स they are payable to order only. So this mean जब हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की या डिमांड ड्राफ्ट की, तो उनमें पेबल टू बेरर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं चेक की, तो चेक कैन बी पेबल टू ऑर्डर ऑल्सो, चेक कैन बी पेबल टू बेरर एज वेल। सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और सभी आप अपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे नो क्वेश्चन टाइप करके, दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग एंड यू आर एबल टू नोट डाउन एवरीथिंग ऑल्सो। तो अब हम इसका जो डेफिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज एक्सप्लेनेशन टू दैट डेफिनेशन? So negotiable instruments are payable to a particular person. This is the first feature. Negotiable instruments are payable to a particular person. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था Z का, payable to Z. Then Negotiable Instruments Act can be made payable to bearer according to section 13. So they can be made payable to bearer and they can be made, तो अगर वो पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन है, इट मीन इट इज ऑर्डर। और अगर पेमेंट कोई भी ले सकता है तो इट इज पेबल टू बेरर। नॉट ओनली दैट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली। इस प्रकार के चेक आपने प्रैक्टिकल बैंकिंग में नहीं देखे होंगे। तो वेयर पेमेंट इज टू बी मेड टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली, दो या दो से ज्यादा पेज को पेमेंट ज्वाइंटली करनी है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, पे टू ए, बी and C jointly. So this type of check can also be written. It will not be out of sync. So this type of check can also be written. Or it may be made payable in an alternative to one of two or one or some of the several pays. और ये भी लिखा जा सकता है अल्टरनेटिवली कि दो में से पेमेंट कौन लेगा या बाकी सभी में से पेमेंट कौन लेगा। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। तो ये हैं लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। What are the characteristics of negotiable instruments? So characteristics में सबसे पहले negotiable instrument एक financial instrument है। It is a financial instrument because it deals with finance. It deals with money. So it is a financial instrument. ये एक financial instrument है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो
ये दो या दो से ज़्यादा लोग कौन हैं? तो इसमें दो लोग कौन हैं? अगर पर्टिकुलरली हम चेक की बात करते हैं तो चेक के अंदर वी हैव ड्रॉयर, वी हैव पे, वी हैव ड्रॉय. So what is the contact between these persons? Pay is the person who gets the right to get payment, and this right is given by the drawer, and drawer is the person who makes the payment. That mean अगर चेक की बात करते हैं तो ड्रॉय बन जाता है हमारा बैंक. तो ये कॉन्ट्रैक्ट तीन पार्टीज के बीच में बन गया. और जब हम सेल्फ का चेक ड्रॉ करते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में रह जाता है, ड्रॉयर एंड ड्रॉय के बीच में. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ऑलवेज इन राइटिंग. सो ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होंगे. दीज इंस्ट्रूमेंट्स विल ऑलवेज बी इन राइटिंग. ये इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा राइटिंग में रहेंगे. और राइटिंग में इट कुड बी हार्ड कॉपी, और चेक के केस में नो सॉफ्ट कॉपी प्रोविजन इज ऑल्सो देयर, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक्स. सो इट विल ऑलवेज बी इन राइटिंग. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, और चेक के केस में इट कुड बी सॉफ्ट कॉपी एज वेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं. So amount of these instruments will be expressed in a particular currency. इनका जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर करेंसी में मेंशन किया जाएगा. तो ये अमाउंट वर्ड्स में होगा, ये अमाउंट फिगर्स में होगा. तो ये नहीं हो सकता कि वर्ड्स में अमाउंट यूएस डॉलर्स में है और फिगर्स में अमाउंट इंडियन रुपी में है. तो इट हैज़ टू बी इन ए पर्टिकुलर करेंसी. किसी भी पर्टिकुलर करेंसी में ये अमाउंट एक्सप्रेस किया जाएगा. देन इट कैन हैव ए टेनर आफ्टर विच दे बिकम पेबल और दे आर पेबल ऑन साइट. तो इनका एक पीरियड होगा जिस पीरियड के बाद ये पेएबल बनेंगे. If no period is mentioned, then they are payable on site, they are payable on demand. So इनमें अगर हम particularly देखें चेक को and demand draft को, so they are payable on demand on site. So they are not payable after some time. On the other hand, promissory note and bill of exchange, इनमें ये दोनों ही फैसिलिटीज हैं. सो दे कैन बी मेड पेबल ऑन डिमांड और दे मे बी मेड पेबल आफ्टर सम पीरियड. एंड व्हेन दे आर पेबल आफ्टर सम पीरियड, तो उनको हम कहते हैं यूजांस प्रमिसरी नोट या यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज. So when they are payable after some period, we call them usance promissory note, usance bill of exchange. चेक या डिमांड ड्राफ्ट यूजांस नहीं हो सकते. सो चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट दे आर पेबल ऑन डिमांड ऑन साइट. नो, दिस कैन बी मेड पेएबल टू ऑर्डर और पेएबल टू बेरर. तो ये पेएबल टू बेरर हो सकते हैं, पेएबल टू ऑर्डर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 13. लेकिन ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं इनमें जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट, प्रमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, सो दे कैन बी मेड पेएबल टू ऑर्डर ओनली. whereas check can be made payable to order also, check can be made payable to bearer also. तो चेक दोनों तरह से हो सकता है. ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि डीडी, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रमिसरी नोट ये पेबल टू ऑर्डर ही होंगे,
तो ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? कैन एनीबडी टेल वेयर दिस रिस्ट्रिक्शन इज? Where this restriction is? So check is payable on demand. तो चेक यूज आंस नहीं हो सकता, इट इज पेएबल ऑन डिमांड. सो यस, द क्वेश्चन वाज, ये पेएबल टू ऑर्डर हो सकते हैं ये तीन इंस्ट्रूमेंट, ये प्रोविजन कहां पे हैं? सो दीज प्रोविजंस आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट की सेक्शन 31 के मुताबिक है. तो जब हम सेक्शन लिखते हैं तो हमें साथ में एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ पेएबल टू ऑर्डर देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. तो दो तरह के हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट हैं. सो इट कुड बी पेएबल टू ऑर्डर, it could be payable to bearer. If it is payable to order and it is to be transferred, then first there should be endorsement, then there should be delivery. तो endorsement भी होगा और delivery भी होगी. Endorsement होता है authority given to some other person to get the payment. So what is meant by endorsement? So endorsement is authority given by pay to some other person to get the payment. और अगर ये bearer इंस्ट्रूमेंट है तो by simple delivery the transfer is completed. So ये जो ट्रांसफर की जाएगी इसको टेक्निकली हम कहते हैं नेगोशिएशन. नेगोशिएशन, तो नेगोशिएशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर. और ये ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है? सो ये ट्रांसफर पॉसिबल है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के साथ, और बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में विद डिलीवरी अलोन. तो आई होप ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं. और अगर ऐसा है और आप इनको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आप इसको नोट भी कर पा रहे हैं तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर. यस, कर दीजिए पोस्ट स्माइलिंग आइकन को, लेकिन साथ में हर चीज को अच्छे से लिखना मत भूलें, बिकॉज आपके क्लास नोट्स जो बना रहे होंगे ये रिवीजन में आपके बहुत काम आने वाले हैं. सो इससे बेस्ट नोट आपके पास नहीं हो सकते रिवीजन के पर्पस के लिए. इसीलिए इनको अच्छे से लिखना, अंडरस्टैंड करने के बाद माइंड एप्लीकेशन होता है. तो सभी स्टूडेंट्स क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे सो दैट आई कम टू नो दैट आप हर चीज को अच्छे से लिख रहे हैं और हर चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. नो, इट विल ऑलवेज बी साइंड बाय द इश्यूअर. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कौन साइन करेगा? इनको हमेशा साइन किया जाएगा बाय द इश्यूअर. जो इश्यू करने वाला इनको वो साइन करेगा. सो सभी स्टूडेंट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे. तो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हाँ, इनके ऊपर डेट डालना भी जरूरी होता है. डेट इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. और उसके साथ बेनिफिशियरी का नाम लिखना वो भी इंपॉर्टेंट है अगर वो पेएबल टू ऑर्डर है. तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर लेंगे. कर दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है. सो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए और इस स्लाइड के ऊपर ये
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इट मे बी ऑफ गुड यूज फॉर यू। तो इस पेज के ऊपर जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको ठीक से पढ़ लीजिए, इट मे बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू। आपके लिए ये काफी काम की हो सकती है इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका टाइटल पढ़ा हो आज के लेसन का, तो ये जॉइंट क्लास है। सो ये क्लास पीपीबी के लिए जीआईबी में और सीआईबी के अंदर जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके लिए है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के कुछ प्रिजम्पशंस हैं। सो व्हाट आर दोज प्रिजम्पशंस? क्या क्या प्रिजम्पशंस हैं? सो प्रिजम्पशन होता है अज्यूम कर लेगा, कोई भी पर्सन इनके बारे में अज्यूम क्या करेगा, अगर कोर्ट में केस जाएगा तो कोर्ट भी अज्यूम कर लेगा कि ये तो एग्जिस्ट हुआ होगा, तो उनको हम कहते हैं प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस को लेकर के हमारे पास दो सेक्शंस हैं। मेन सेक्शन है हमारे पास 118 और दूसरा सेक्शन है 119। तो ये प्रिजम्पशंस क्या है? तो कोर्ट क्या अज्यूम करेगा? अगर कोर्ट के सामने कोई डिस्प्यूट जाता है तो कोर्ट क्या अज्यूम करेगा? तो in case of dispute, the courts would take a cognizance of these presumptions and will be presumed to exist in every negotiable instrument. So अगर केस कोर्ट के में जाता है तो कोर्ट अज्यूम कर लेगा, मान लेगा कि ये तो एग्जिस्ट हुआ होगा हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो ये क्या क्या अज्यूम किया जाएगा उसको हम नोट करेंगे, इन्हीं को हम कहते हैं प्रिजम्पशंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या प्रिजम्पशंस हैं। सबसे पहला प्रिजम्पशन, सो सेक्शन 118 के मुताबिक नंबर 1, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वॉज मेड और ड्रॉन और एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड और नेगोशिएटेड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। सो जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, मे बी चेक, मे बी प्रॉमिसरी नोट, उनको जब बनाया गया या उनको एक्सेप्ट किया गया या उनको एंडोर्स किया गया या उनको नेगोशिएट किया गया या उनको ट्रांसफर किया गया, तो मुफ्त में नहीं किया गया, फॉर कंसिडरेशन किया गया है। नो कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ए गिव्स 2 चेक्स, तो एक चेक ए देता है एक्स को, एक चेक देता है ए वाई को। एक्स को उसने, उसका सन है, उसको गिफ्ट की फॉर्म में चेक दे दिया कि मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं, और वाई से उसने लोन लिया है तो ये चेक दिया जाता है फॉर लोन रीपेमेंट। सो व्हेन समथिंग इज डन इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, जब किसी चीज के बदले में कोई चीज मिले तो वो कहलवाती है कंसिडरेशन। तो इस केस के अंदर जो वाई को चेक दिया गया दैट इज विद कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि उसको लोन मिला था, लोन का रीपेमेंट है। लेकिन जो गिफ्ट चेक दिया गया एक्स को, सो उसमें कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज वहां पे कुछ एक्सचेंज में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। और हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि एवरी इंस्ट्रूमेंट वाज मेड फॉर कंसिडरेशन, सो दैट इज प्रिजम्पशन नंबर 1। नाउ प्रिजम्पशन नंबर 2, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयरिंग ए डेट वाज मेड और ड्रॉन ऑन सच डेट। सो चेक के ऊपर जो डेट लिखा गया है, मान लिया जाएगा कि चेक उसी दिन ड्रॉ हुआ, उसी दिन उसको बनाया गया। तो इसको लेकर के हम एक इशू देख सकते हैं। सो एक्स ओपनड एन अकाउंट विद योर बैंक ऑन लेट अस से 10th of February 23। So he gets the checkbook and he issues a check on 11th January 23। लेकिन चेक के ऊपर जो डेट लिखा गया, so that was 2nd February 23।
अब कोर्ट का ये प्रिज्यूम है, कोर्ट ये नहीं देखेगा अकाउंट किस दिन खोला गया या चेक किस दिन इशू किया गया। कोर्ट ये देखेगा कि चेक के ऊपर लिखा हुआ डेट कौन सा है और यही डेट मान ली जाएगी कि इस डेट के वो चेक इशू किया गया और इसी डेट के हिसाब से इसका वैलिडिटी पीरियड तय होगा। So every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date। तो ये assumption, ये presumption कोर्ट लेकर के चलेगा। Every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable period after its date and before maturity। So जो bill of exchange को accept करेंगे, because bill of exchange में acceptance का requirement भी बनता है। चेक में वो रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का रिक्वायरमेंट बनता है। तो इट विल बी अज्यूम्ड कि पे करने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया था विद इन रीजनेबल पीरियड एंड बिफोर मैच्योरिटी। सो ये अजम्पशन है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कि उसका एक्सेप्टेंस बिफोर मैच्योरिटी हो चुका था। Every transfer of negotiable instrument was made before its maturity। So जब negotiable instrument को ट्रांसफर किया गया तो उसे maturity से पहले ट्रांसफर कर दिया गया था। So every transfer for negotiable instrument was made before its maturity। उसको maturity से पहले ट्रांसफर कर दिया गया था। So चेक के केस में maturity बनती है expiry period। Endorsement appearing on the negotiable instrument were made in the order in which they appear। जो endorsements की गई, so X ने अथॉरिटी दी Y को, Y ने अथॉरिटी दी Z को, Z ने अथॉरिटी दी A को, A की इंस्ट्रूमेंट को। तो ये मान लिया जाएगा कि जैसा अथॉरिटी नजर आ रही हैं उसी ऑर्डर को फॉलो किया गया। So endorsement appearing on a negotiable instrument were made in the order, जैसा वो order appear हमें नजर आ रहा है। So this is another assumption about negotiable instrument। अगर promissory note या bill of exchange या चेक मिसप्लेस हो जाए तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसके ऊपर जहां जहां स्टैंप ड्यूटी देनी बनती थी, सो दैट स्टैंप ड्यूटी वाज पेड। तो इफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक स्टैंड्स लॉस्ट, तो कोर्ट विल एक्सेप्ट कि उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे हो चुकी थी, यानी स्टैंप ड्यूटी नहीं पे की गई, इसके बेसिस के ऊपर हम उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे। कोर्ट उसको मान लेगा कि उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे की जा चुकी होगी। सो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्टैंप ड्यूटीज पे होनी होती हैं और चेक के ऊपर स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, मुआफ है एट प्रेजेंट। तो ये रही assumptions रिगार्डिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे टर्मिनेट करेंगे। इस डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन्स के अंदर। आई एम श्योर कि आज का ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा बहुत, और इसके बारे में आप अपना कमेंट्स जो है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। सो इस समय आप चैट बॉक्स में हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसके कमेंट जरूर करें। तो इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो बाद में अगर वो देखेंगे तो वो मोटिवेटेड महसूस करेंगे, एनकरेज्ड महसूस करेंगे एंड दे विल बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।